देखिए, मुंबई की धारावी की किस्मत बदलने वाली है। धारावी को एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में गिना जाता है। अब अडानी की कंपनी धारावी का कायाकल्प करेगी। धारावी का जो रंग रूप है वो बदलने के बाद यहाँ रहने वाली झुग्गियों की जगह साफ सुथरे मकान होंगे। धारावी में आने वाले वक्त में हर सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाएंगी। ये प्रोजेक्ट 17 सालों में पूरा होगा। माया नगरी मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। इसी मुंबई में है एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी। वैसे धारावी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आसान भाषा में समझे तो इससे हर कोई वाकिफ है। यहां तक कि धारावी को केंद्र बिंदु में रखकर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज और टीवी सीरियल बनाई गई है। दरअसल धारावी में माया नगरी के अलग ही भूगोल और वर्तमान से रूबरू होना पड़ता है। यहाँ की तंगलियों और झुग्गियों में एक अलग ही हकीकत से दो चार होना पड़ता है। एक अलग तरह की दुनिया से सामना होता है। लेकिन अब धारावी का टाइम आ गया है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची और गंदी बस्तियों में शुमार धारावी की शक्ल सूरत बदलने वाली है। धारावी सजने और संवरने वाली है। धारावी का कायाकल्प होने जा रहा है। धारावी में रहने वाले करीब 60,000 परिवारों की किस्मत बदलने वाली है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी की कंपनी को इसके रीडेवलपमेंट का ठेका मिला है। 5,069 करोड़ रुपए के जरिए 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैले धारावी को विकसित किया जाएगा। इससे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को न केवल बड़ा फायदा होगा बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट के तहत धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले योग्य लोगों को मुफ्त में घर मिलेगा। 405 वर्ग फुट एरिया के ये घर हर जरूरी सुविधाओं से लैस होगा। प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 56,000 लोगों को बसाया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए कमिटमेंट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पहले फेज का काम 7 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 17 साल का समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है धारावी की पुनर्विकास योजना और इस योजना ने पूरा होने के बाद कैसा ये नजर आएगा। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया अभी तक ये माना जाता है। देखिए, धारावी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। सोचिए कितना बड़ा लैंड होगा ये, जो अगले 7 सालों में पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगा। नए सिरे से धारावी को विकसित किया जाएगा। हालांकि इसके पुनर्विकास की बातें तो 1999 से हो रही हैं। धारावी न केवल सबसे बड़ा स्लम एरिया है बल्कि सबसे गंदी बस्तियों में भी इसकी गिनती हमेशा से होती चली आई है। लेकिन अब धारावी नए रंग रूप में नजर आएगा। उसका जो हुलिया है वो पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगा। सरगम, बिल्कुल। और अभी धारावी जो है 58,000 परिवारों का ठिकाना है। 58,000 लोग यहाँ पर अभी रहते हैं। फिलहाल आबादी का पक्का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पे 6 से 7 लाख लोग रहते हैं। तो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के पूरा होने पर यहाँ पर 58,000 परिवारों को नया आशियाना मिलेगा। अभी धारावी के भीतर 12,000 से ज्यादा कमर्शियल दुकानें हैं जिन पर धारावी पूरी तरीके से निर्भर है। नए धारावी में सब कुछ व्यवस्थित होगा, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा। यहाँ जो नई इमारतें बनेंगी वो 4 मंजिला होने वाली है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार ये बनने वाला है। देखिए, अभी धारावी की जो जमीन है वो सरकार की है, जबकि उस पर लोगों का कब्जा है। जब धारावी नई शक्ल ले लेगा तो यहाँ स्लम की जगह साफ सुथरे फ्लैट्स नजर आएंगे। साथ ही साथ देखिए, धारावी को स्लम का तमगा आजादी के बाद से ही मिल गया था, आपको याद होगा। लेकिन अब जो है पुनर्विकास के बाद इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है। बिल्कुल। और धारावी की गिनती भले इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े स्लम के तौर पर की जाती है, लेकिन ये जगह छोटे छोटे उद्योगों का भी गढ़ बन चुकी है। तो नए धारावी से उन छोटे छोटे उद्योगों को नई सांस मिल सकेगी। चलिए अब ये भी आपको समझाते हैं कि धारावी का पुनर्विकास क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, और उस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई के हालात जो है वो कैसे बदलेंगे। बिल्कुल, देखिए तो तमाम जो कोशिश है वो यही है निश्चित रूप से सरगम कि कैसे रीडेवलपमेंट करके एक नई जिंदगी दिया जा सके, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं और संभावनाएं बहुत तलाशी जाती हैं हमेशा से। दरअसल देखिए, मुंबई की करीब 48% आबादी जो है आज भी स्लम एरिया में रहती है। मुंबई की 24% जमीन पर आज भी घनी बस्तियां हैं जहां भारी आबादी अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। देखो, साल 2004 में धारावी के रीडेवलपमेंट में
एक जो प्लान बना था तब इसकी जो लागत है वो 4000 करोड़ रुपए आकी गई थी। आज रीडेवलपमेंट का अनुमानित खर्च करीब 28,000 करोड़ आका जा रहा है। वैभव, बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ये अनुमान, और ये भी साथ ही अनुमान जताया जा रहा है सरगम देखिए कि पुनर्विकास योजना से धारावी के आसपास जमीनें अभी से महंगी होनी शुरू हो गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में धारावी में प्रॉपर्टी के रेट जो है 30 से 40% बढ़ने की पूरी उम्मीद और आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, और धारावी के बाद अब बात मिशन रोजगार की कर लेते हैं। तो यूपी में हर पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए योगी सरकार जो है वो मिशन मोड में काम कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब राज्य सरकार 17,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती करने जा रही है। क्या है ये नौकरियां और कैसे इसके लिए आपको करना होगा आवेदन, चलिए आपको बताते हैं। तो युवाओं के लिए गुड न्यूज, बेरोजगारी पर सर्जिकल स्ट्राइक। यूपी में रोजगार की बहार, बेरोजगारी को बाय बाय करने के लिए कर ली गई है बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में एक साथ आई है हजारों की तादाद में नौकरियां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यूपी में बम्पर भर्ती निकली है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 17,291 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट और अन्य टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुने गए युवाओं को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, मातृ स्वास्थ्य, सामुदायिक प्रक्रिया, आरबीएस बाल स्वास्थ्य, पीएम अभीम, 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, गैर संचारी डीसी, ब्लड बैंक और प्रशिक्षण योजना में नियुक्त किया जाएगा। यूपी में बेरोजगारी खत्म करने के लिए और हर पढ़े लिखे हाथ को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इसके तहत योगी सरकार रोजगार के हजारों अवसर बना रही है ताकि युवाओं को काम की कमी नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे सुंदर अब मध्य प्रदेश के हनुवंतिया टापू की जो प्रकृति की गोद में है, जहां लोग खुशियों का मेला, वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हर साल मध्य प्रदेश का टूरिज्म विभाग हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का बाकायदा आयोजन करता है। यहां लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति और पारंपरिक खूबसूरती का एहसास होता है। देखिए, सैलानियों से जगमग हनुवंतिया टापू। वाटर कार्निवल का आज से शुभारंभ। 2 महीने तक चलेगा जल महोत्सव। मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के किनारे पर मौजूद हनुवंतिया टापू अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। नीला आसमान, झकझक साफ पानी और पानी में दिखता बादलों का खूबसूरत डेरा। हरियाली समेटे ये जगह शहरों से दूर सुकून का एहसास दिलाती है। समंदर सा अनुभव दिलाने वाली इस जगह पर आज से पर्यटकों का आगमन भी शुरू हो गया है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए आज से बड़े ही धूमधाम से हनुवंतिया जल महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह पहली पसंद बनता जा रहा है। हर साल करीब करीब इसी वक्त यहाँ जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ की खूबसूरती और वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुकून के सागर के किनारे पूरा शहर ही बसा दिया गया है। खाने से लेकर हर सुख सुविधा की तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं। हनुवंतिया की शाम भी बड़ी आकर्षक होती है। यहाँ का सूर्यास्त बेहद मनमोहक है। इस नजारे को देखिए, मानो समंदर की लहरों के बीच सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। प्रकृति के साथ संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम भी यहाँ सैलानियों को देखने को मिलेगा।
जल महोत्सव में शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने यहाँ के गांव के घरों पर कुछ चित्र बनाए हैं जो कि निमाड़ी संस्कृति से प्रभावित होते हुए एक नई रचनात्मक पेंटिंग को एक नया स्वरूप प्रदान किया है, जिसे कि आप देख सकते हैं। नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर हनुवंतिया टापू मौजूद है। यहाँ पर फ्लाइंग इन्फ्लेबल बोट एक्टिविटी के साथ स्कूबा डाइविंग, बोरियमल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विंग, जिप साइकिल, पैरामोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, हॉट एयर बलूनिंग, मोटर बोट राइडिंग जैसे एडवेंचर का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। हनुवंतिया टापू पर सैलानियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए टेंट सिटी का इंतजाम किया गया है ताकि जो पर्यटक यहाँ आएं वो प्रकृति के बीच रहने का आनंद भी उठा सकें। यही नहीं, इस बार टूरिस्ट सिटी में प्लास्टिक पर भी बैन लगाया गया है, यानी सिर्फ आप यहाँ पानी की बोतल के अलावा कुछ भी प्लास्टिक की दूसरी चीज यूज नहीं कर सकते। यही नहीं, गीला सूखा कचरा अलग अलग जमा करने की नीति के अलावा कचरा पेटियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करने का काम भी तेजी से हो रहा है। मध्य प्रदेश के गोवा के रूप में मशहूर हनुवंतिया के जल महोत्सव का आकर्षण देश ही नहीं विदेशों तक है। इसलिए हर साल यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, केला एक ऐसा फल है जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आज हम बात करेंगे ऐसे केले की जो कि बेहद खास है। पिथौरागढ़ के बंदरलीमा में छोटे केले की खेती की जाती है जो कि स्वाद के मामले में दूसरे केलों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। यही वजह है कि लोग इसका स्वाद लेने दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। केले तो आपने बहुत खाए और देखे होंगे, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे ये पिथौरागढ़ के खास छोटे केले हैं। जितने खास उतने ही स्वादिष्ट, ऐसा कि जैसे जुबान पर शहद का जायका आ गया हो। और फायदा ऐसा कि जो खाए वो तंदुरुस्त हो जाए। इसलिए ये कोई आम केला नहीं, बल्कि पिथौरागढ़ के बंदरमीला का खास छोटा केला है, जिसे घी केला या मालभोग केला भी कहा जाता है। यहाँ से देहरादून तक जाता है केला। देहरादून सब आते जाते हैं, सब लोकल सारे लेते हैं। लोकल के भी खाते हैं केला, लोकल के ज्यादा ले जाते हैं, बाहर के भी ले जाते हैं। अच्छे है, मतलब मालभोग केला हुआ अच्छा केला होता है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, दवाई है। पेड़ों पर लदे ये छोटे केले आज पिथौरागढ़ की पहचान बन चुके हैं। इन खास केलों की डिमांड सिर्फ पिथौरागढ़ या उसके आसपास के इलाकों में नहीं है, बल्कि इन केलों के जायके की चर्चा दूर दूर तक होती है। बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल तक हम नहीं आएंगे यहाँ हम नहीं आ पाए थे। उससे आगे तक पैदा हुए थे ये केले, और यहाँ के बहुत लोग ले जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा होता है बोलते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जमाने पहले इन केलों को बर्मा से लाया गया था, लेकिन अब करीब 100 साल से छोटे केलों की खेती इसी इलाके में हो रही है। राकेश पंत, पिथौरागढ़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, खेती से जुड़े किसानों के लिए एक शानदार खबर निकल कर आई है। यदि आप किसान हैं और कम लागत और कम समय में भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग आपके लिए मुनाफे का सौदा तब्दील हो सकती है। हिसार के किसान सुरेंद्र सिंह 10 एकड़ जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कम लागत, ज्यादा पैदावार और बम्पर कमाई। स्ट्रॉबेरी भी इन्हीं फसलों में से एक है जिससे आप 60 से 70 दिनों में बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। यही वजह है कि हिसार के सहायरवा गांव के किसान सुरेंद्र सिंह 10 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर न सिर्फ बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि स्ट्रॉबेरी की खेती से कई किसानों और ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। मैं लगभग 2002 से स्टार्टिंग की थी। मैंने 1-2 एकड़ में लगाते थे पहले तो। अभी मैं 10 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ। अगर मेरी एनुअल इनकम की बात की जाए तो मैं 20 से 25 लाख रुपए इससे निकाल लेता हूँ प्रॉफिट। सुरेंद्र सिंह स्ट्रॉबेरी की खेती से सालाना 20 से 25 लाख रुपए कमा लेते हैं। 20 से ज्यादा किसान सुरेंद्र के साथ स्ट्रॉबेरी फार्मिंग में लगे हुए हैं।
जिनकी रोजी रोटी इसी फार्म से चलती है। हमारा जो फ्रूट है उसको हम पैक करके पीनट्स होती है 250 ग्राम की, और फिर वो 8 पीनट एक बॉक्स में डलते हैं, 2 केजी का बॉक्स होता है। इसको हम दिल्ली मार्केट में बेचते हैं। यहाँ लोकल भी, हिसार भी मार्केट में जब थोड़ी सस्ती हो जाती है तो यहाँ भी कुछ फ्रूट्स हमारा आ जाता है। बाकी मैं सुपर मार्केट्स में देता हूँ दिल्ली। हिसार की स्ट्रॉबेरी की मिठास सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। इन्हें दिल्ली एनसीआर के शॉपिंग मॉल और स्टोर में सप्लाई किया जाता है। हिसार उत्तरी भारत का बहुत बड़ा क्लस्टर बन चुका है, जहां करीब 400 एकड़ में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग होती है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे। तो अब बात गोल्ड वाली स्माइल की कर लेते हैं। खेलों की दुनिया से भारत के लिए 2 अच्छी खबरें जो है वो सामने आई हैं। पहली खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली मुस्कान शेख ने दी है, जिन्होंने न्यूजीलैंड में अपना दम दिखाया है। तो वहीं स्पेन में सोनीपत के रहने वाले वंशज के मुक्के का जो दम है वो देखने को मिला है। शिवपुरी की मुस्कान ने जहां 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, वहीं सोनीपत के वंशज स्पेन से वर्ल्ड चैंपियन बनकर वापस लौटे हैं। जीत की पटाखा फहराकर जब दोनों स्वदेश लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत के मेडल वाली 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गोल्ड मेडल जीतने की खुशी है। किसी को अगर मकाम हासिल होता है तो उसकी खुशी क्या होती है, ये उसके परिवार से बेहतर और कोई महसूस नहीं कर सकता। बात जब बेटी की कामयाबी की हो तो खुशी दोगुनी हो जाती है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की रहने वाली मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में अपनी ताकत दिखाई है। देश की इस बेटी ने न्यूजीलैंड में आयोजित हुई पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में एक नहीं बल्कि 4 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। बेटी की इस कामयाबी से पूरा परिवार बेहद खुश है। कोई भी भाई काफी गर्व महसूस करेगा जब उसकी बहन इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश के लिए मेडल लाती है, और इस चीज को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि कितनी खुशी और कितना गर्व महसूस हो रहा है। मुस्कान 63 किलोग्राम वर्ग में जब जूनियर ग्रुप में खेली, उसने बेंच प्रेस में 57.5 किलो वजन उठाया तो स्क्वाट में 105 किलो वजन। मुस्कान की डेडलिफ्ट 120 किलो की रही। इसके अलावा उसे टोटल इवेंट में भी गोल्ड मिला है। बेटी जब इस मकाम पर हो तो किस पिता को नाज नहीं होगा। मुस्कान के पिता का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बेटी की इस उपलब्धि पर वो बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरी बेटी ने वो सब कुछ किया जिसका मुझे एक सपना था मेरे लिए, तो उसने मेरे सपने को पूरा किया। दरअसल बेटियां जब कुछ अच्छा करती हैं तो पिता का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। न्यूजीलैंड में भारत की बेटी ने अपना दम दिखाया तो स्पेन में आयोजित हुई यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के बॉक्सर का जलवा दिखा। सोनीपत के रहने वाले वंशज जब यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुक्के का दम दिखाकर वापस लौटे तो कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ। ये लड़का बहुत डिसिप्लिन्ड है, डिसेंट है, बहुत आज्ञाकारी है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है और हर चीज को बहुत बारीकी से सीखता है, इसलिए लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि एक मेडल आ गया तो इसके बाद इसकी रुकावट आएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आई, ये आगे तक जाना। ओलंपियन है, नेक्स्ट ओलंपियन। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने 7 मुकाबले एक तरफा जीतकर वंशज वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज़ टुडे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को दिल्ली के सटी अहमद जिले में शुमार गौतम बुद्ध नगर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। लक्ष्मी सिंह को आलोक सिंह की जगह पर अब लाया गया है, जबकि आलोक सिंह का ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया है। आईपीएस लक्ष्मी सिंह आज अपना कार्यभार संभालेंगे।
देखिए चैलेंजिंग है, हर अपने पोस्ट के डिफिकल्टीज अलग होती हैं, संवेदनशीलताएं अलग होती हैं। नोएडा का रोल संभालना भी चैलेंजिंग रहेगा। सरकार की जो अपेक्षाएं हैं, क्राइम और क्रिमिनल पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, संगठित अपराध की कमर तोड़ देना उसकी नीति रही है, महिला सुरक्षा को सशक्त करना, उसको मजबूत करना, उसका कवच बनाना, ये प्राथमिकताएं रही हैं। इसके अनुरूप ही जो है सरकार की नीतियों को लागू करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए हर पोस्ट के अपने चैलेंजेस होते हैं। लखनऊ रेंज में काम दूसरे तरह का था, अब सुपरवाइजरी ऑफिसर के रोल में बहुत सारे चैलेंजेस आए और अपने टीम वर्क के सहारे हम लोगों ने उनको निपटारा किया है और अच्छे से निपटाया है। नोएडा में नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित होने के कारण अपना एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर रहता है। नोएडा की जो पुलिसिंग है उसके कंपैरिजन हमेशा दिल्ली की या गुड़गांव की पुलिसिंग से कंपैरिजन होता रहा है। इसलिए इसमें प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ाना, एक प्रोफेशनल अर्बन मॉडर्न पुलिसिंग का उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी आज की तारीख, आज के समय की डिमांड है और इसको पूरा करने के लिए हम लोग हर समय संभव प्रयास करते हैं। देखिए चैलेंजिंग है, हर अपने पोस्ट के डिफिकल्टीज अलग होती हैं, संवेदनशीलताएं अलग होती हैं। नोएडा का रोल संभालना भी चैलेंजिंग रहेगा। सरकार की जो अपेक्षा